वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं एस के वर्मा ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में आपको पढ़ाया गया है मैकेनिकल खतरे के बारे में। मैकेनिकल खतरे के बारे में हमने पढ़ा अनगार्डेड मशीनरी, यानी कि ऐसी मशीनरी जिन पे कवर ना लगा हो, ढक्कन ना लगा हो। दूसरा पढ़ा था कि फेंसिंग ना होना, यानी कि तार की जाली, बाड़ जिसे बोलते हैं बाड़ ना लगा होना, सुरक्षा उपकरण ना होना, नियंत्रण उपकरण ना होना। ये सारे पॉइंट्स हमने जो है कल की क्लास में कवर किया था। तो व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत आज पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल हजार्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल खतरे यानी वैद्युतिक खतरा। वैद्युतिक खतरा, इलेक्ट्रिकल हजार्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड। अब इसमें 2, 2, 4, 1, 5 पॉइंट दिए गए हैं। इन पांचों पॉइंट पर हमको चर्चा करनी है। कौन कौन से 5 पॉइंट हैं? पहला पॉइंट है अर्थिंग ना होना, अर्थिंग ना होना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है शॉर्ट सर्किट होना। शॉर्ट सर्किट होना 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका है लीकेज धारा, लीकेज धारा। और उसके बाद चौथा पॉइंट है खुला तार, खुला तार। और 5वां पॉइंट है फ्यूज ना होना, फ्यूज ना होना। ठीक, इतने पॉइंट पर डिस्कशन करना है हमको। वैद्युतिक खतरे के अंतर्गत इतने पॉइंट्स पर डिस्कशन करना है। तो वैद्युतिक खतरे के अंतर्गत इतने प्रकार के खतरे हो सकते हैं। चलिए एक एक पर चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं अर्थिंग ना होना। अगर अर्थिंग नहीं है तो उससे क्या नुकसान है? अर्थिंग देखे हैं, सॉकेट देखे होंगे आप लोग। सॉकेट कैसा रहता है? जो स्विच बोर्डों में सॉकेट रहता है, एक पॉइंट ऐसे ऊपर रहेगा, एक पॉइंट यहाँ रहेगा, एक पॉइंट यहाँ रहेगा, ऐसे तो रहता है। तो ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा मोटा और बड़ा रहता है, और बाकी ये दोनों पॉइंट थोड़ा पतले होते हैं सॉकेट के। तो इसमें एक न्यूट्रल हो जाता है, एक फेज हो जाता है। जो ये वाला पॉइंट है, जो मोटा है थोड़ा सा और बड़ा है, इसी को बोला जाता है अर्थ पॉइंट, अर्थ पॉइंट। अब इसका काम क्या है अर्थ पॉइंट का? यह हमको विद्युत झटके से बचाता है। एक लाइन की बात अगर मैं बोलूं तो यह हमको विद्युत झटके से बचाता है अर्थ पॉइंट। लेकिन कैसे बचाता है ये भी समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, इसको एक उदाहरण लेके समझाता हूं आपको। चलो अभी मिटा देता हूं इसको। देखो, आप क्या करो, मान लिए कि आपके पास एक कोई ये फ्रिज है, ये ठीक है, ये फ्रिज आपके पास है आपके घर में। अब फ्रिज में क्या होगा? पावर केबल का तार तो आता होगा, पावर केबल का तार यहाँ से आया है, ठीक है। एक न्यूट्रल है, एक फेज है, 2 तार जो है ये आपके निकले हुए हैं, ठीक है। फ्रिज चल रही है, सब बढ़िया है। तो न्यूट्रल फेज के अलावा एक तार और निकला रहता है इसमें से, जो कि अर्थ का तार होता है, उसको ई बोला जाता है, ई। और ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल का जो कलर कोड होता है न्यूट्रल तार का, वह जो है ब्लैक कलर का होता है, बी लिख दिया हमने। और जो फेज होता है इसका जो कलर कोड होता है वो RY
बी, बी माने ब्लू, ब्लैक वाला नहीं, RYB, तो जनरली जो है रेड ही मिल जाता है आपको सिंगल फेज में। 3 फेज में RYB यूज किया जाता है, रेड येलो ब्लू। और अर्थ के लिए ग्रीन G, तो ग्रीन कलर का तार अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है। तो अब आप देखेंगे कि जो कभी खोलिएगा अपनी फ्रिज को तो उसमें देखिएगा कि न्यूट्रल फेज तो चलो सर्किट में लगा हुआ है, सर्किट में लगा है, ऑन ऑफ वगैरह जो भी करना है, जो कंट्रोल कार्ड वगैरह है उसमें सप्लाई जा रही, लेकिन जो अर्थिंग वाला तार ग्रीन वाला लगा ये कहाँ जा रहा है? ये कहीं नहीं जाता है, ये बस सिर्फ मोड़ करके ऐसे यही बॉडी में जो है नट बोल्ट के थ्रू टाइट कर दिया जाता है। अर्थिंग वाले तार के आगे एक थिम्बल लगा देते हैं, छोटा सा थिम्बल, यानी एक छोटा सा लग होता है, ठीक है। लग वगैरह क्या होता है बताऊंगा आगे। तो एक छोटा सा थिम्बल उस तार में लगा करके उसकी बॉडी में कस दिया जाता है। अब इसका कनेक्शन कैसे होगा? मान लो कि यहाँ पर ये सॉकेट है, चलो सॉकेट अभी जो बनाए थे हम लोग वही सॉकेट फिर बना लेते हैं। ये सॉकेट है, इस सॉकेट में न्यूट्रल और फेज, तो चलो फेज ये हमने दे दिया इसको यहाँ से, और न्यूट्रल को चलो ऐसे जंप करा दो, इनको ऐसे जंप हो गए, जंप करा के ये दे दिया हमने न्यूट्रल। तो यानी कि ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज हो गया, ये अर्थ हो गया। इतनी बात समझ में आई? जो अर्थ वाला है इनको भी लाओ भाई, जो अर्थ वाला तार है इनको भी आप उठा के लाइए, ये लाइए यहाँ से और यहाँ तक ला करके क्या करिए, इनको ऐसे जंप करा दीजिए। जंप कैसे कराएंगे? जंप कराने के लिए ऐसे ही बनाना है आपको, जैसे हम बना रहे हैं। जंप करा दिए और ला करके ये देखिए जोड़ दिए हम इनको अर्थ पॉइंट से। ये अर्थ पॉइंट बड़ा होगा, साइज में थोड़ा सा मोटा होगा, अर्थ पॉइंट पे जुड़ गया। अब अर्थ पॉइंट पर जुड़ने से क्या फायदा होगा वो बताइए। अगर आपका जो फ्रिज है इसमें किसी भी कारण से करंट आ गया, तब क्या होगा? बॉडी में अगर कहीं से करंट आ गया, यानी कि फेज वायर कहीं बॉडी में टच हुआ। अब चाहे फेज वायर का जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन का मतलब जो ऊपर पीवीसी का कवर चढ़ा होता है तार के ऊपर, वो कहीं छिल गया, चूहे ने काट दिया, किसी भी कारण से डैमेज हुआ इंसुलेशन और आपके फ्रिज में करंट आने लगा, तो बॉडी में तो करंट आएगा ना, बॉडी में टच होगा तो करंट आएगा। आप हाथ से पकड़ेंगे, खींचेंगे, तड़ाक से करंट हमारा आपको जैसे हाथ से छुआ, ठीक। तो बॉडी को हमने क्या कर रखा है? बॉडी पे देखिए अर्थ वाला तार को हम कहाँ ले गए थे? बॉडी पे ही नट बोल्ट से टाइट कर दिए थे। तो जो करंट बॉडी में आएगा वो करंट इस तार में आ जाएगा, क्योंकि ये तार हमारा बॉडी से जुड़ा हुआ है। और ये तार अर्थिंग वाला सीधे सीधे यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, ऐसे होते हुए कहाँ पहुँच गया? अर्थ वाले पॉइंट पर पहुँच गया। अर्थ वाले पॉइंट पे पहुंच गया भाई। अब अर्थ वाला पॉइंट कहाँ जुड़ा होगा? ये अर्थ वाला पॉइंट जो है जमीन में कहीं पर अर्थिंग से जुड़ा हुआ है। ये हर घर में अर्थिंग होती है, ठीक ना, अर्थिंग होती है, उस अर्थिंग में ये जुड़ा रहता है। ये अर्थ वाला तार आपका जमीन में कहीं घर के पीछे वगैरह में कहीं अर्थिंग बना रहता है, उसी अर्थिंग में जुड़ा रहेगा। तो अब देखिए करंट कहाँ चला गया? करंट आपकी बॉडी में आया, बॉडी में आने के बाद इस तार के माध्यम से करंट आया भाई, आया और कहाँ? अर्थ पॉइंट पे पहुंचा। अर्थ पॉइंट से होते हुए आया कहाँ चला गया? जमीन में। तो जमीन में चला गया, तो जब हम इस डोर को पकड़ के खींचेंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा, या थोड़ा मोड़ा एहसास होगा तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे टेस्टर वगैरह लगा के, क्या भाई करंट आ रहा है क्या, ठीक है। तो हम माने जान का खतरा नहीं रहता है, जान बचा लेता है। लेकिन ध्यान इसमें इस बात का देना होता है कि जो अर्थ है, जमीन में अर्थ बना हुआ है, इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए हमारे रेजिस्टेंस से। देखो करंट सीधा सा, करंट का चलने का जो सीधा सा फंडा होता है वो मैं बताऊंगा कि करंट सदैव सरल से सरल मार्ग पर चलने का प्रयास करती है। मतलब जिस मार्ग में अवरोध कम होते हैं उसी तरफ चलती है। तो अगर अर्थिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस का मतलब अवरोध, अगर अर्थिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा? करंट इधर नहीं आएगी। हम इसको पकड़े जैसे, तो क्या हुआ? हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कम है, अगर
इस अर्थिंग के रेजिस्टेंस से अगर हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कम पड़ेगा तब हमको करंट मार देगा, तुरंत मार देगा। लेकिन हमको क्या करना है कि हमारी बॉडी से कम रेजिस्टेंस रखना है इस अर्थिंग का। तो अर्थिंग का रेजिस्टेंस अमूमन जो है 2 से 3 ओम तक रखा जाता है। ठीक है, तब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अर्थ पॉइंट क्या होता है। अर्थ पॉइंट अभी ये भी बताना बाकी है कि चलिए अभी आगे बताता हूँ कि ये तो समझ गए आप कि अर्थ पॉइंट क्या होता है, यह हमारी सुरक्षा कैसे करता है। अब इसमें एक बात यह है कि अर्थ पॉइंट मोटा क्यों बनाया जाता है, यह भी समझ लीजिए। यहीं पर अर्थ पॉइंट मोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है जो आपकी करंट इसमें से इस अवांछित करंट जो बॉडी में आती है या फिर शॉर्ट सर्किट वगैरह का भी हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो करके बॉडी में फेस तार टच कर जाए तो अधिक मान की धारा बहेगी। अधिक मान की धारा अगर बहेगी तो अधिक मान की धारा को बहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अधिक मान की धारा बहाने के लिए ये सॉकेट जो है इसका पॉइंट मोटा होना चाहिए, नहीं तो यह क्या होगा, जल जाएगा, पूरी धारा को अपने में सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए इस पॉइंट को मोटा बनाया जाता है, कॉपर का रहता है और मोटा रहता है ताकि ज़्यादा करंट को सह सके और ज़्यादा से ज़्यादा करंट को ज़मीन में नीचे पहुंचा सके। इसका इतना सा काम होता है। और दूसरा देखे होंगे जो आप प्लग टॉप इसमें लगाते हैं, प्लग टॉप सॉकेट में लगाएंगे ना, पहले फ्रिज वाला तार में प्लग टॉप लगाएंगे, प्लग टॉप से फिर इसको कनेक्ट करेंगे और ये कनेक्ट रहेगा अर्थ से। तो प्लग टॉप में भी देखिए कि न्यूट्रल और फेज वाला जो पिन होता है वो तो पतला होता है, छोटा होता है, और जो प्लग टॉप में अर्थ वाला पिन होता है वो मोटा होता है, लंबा होता है। मोटा का रीजन सिर्फ यही है आपको जो बताए हम कि मोटा अधिक रहेगा तो अधिक करंट अपने में से प्रवाहित करा करके ज़मीन में भेज देगा। कंडक्टर अगर मोटा है, ये चालक का एक गुण होता है, जान लीजिए, तार अगर मोटा है तो वह उसका रेजिस्टेंस कम होता है, वो अपने में से होकर धारा ज़्यादा प्रवाहित करा सकता है। तार अगर पतला है तो उसका रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। जैसे पतला व्यक्ति होता है तो पतला व्यक्ति क्या होता है, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, झगड़ा करने लगता है। जो पतला व्यक्ति है उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। जो मोटा व्यक्ति होता है पानीदार होता है, उसके शरीर में पानी ज़्यादा होता है, मोटा ताज़ा आदमी होता है ना, तो उसके शरीर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो बस ऐसे ही आप समझ लीजिए कि जो मोटा तार होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है और जो पतला तार होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अर्थ पॉइंट को मोटा बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि उसमें से करंट, अगर ज़्यादा करंट आ गई यहाँ पर तो भी उसका प्रवाह आसानी से ग्राउंड में कर दे, ये अर्थ पॉइंट जलने ना पाए। दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा था आपको कि प्लग जो होता है, प्लग में 2 पिन होते हैं, प्लग में 3 पिन होंगे, एक न्यूट्रल का, एक फेज का और एक अर्थ का। अर्थ वाला मोटा तो रहेगा, साथ में लंबा रहता है। लंबा क्यों रहता है, उसका कारण होता है कि अर्थ जैसे ही प्लग टॉप को आप सॉकेट में घुसाएंगे ऐसे, तो आपका न्यूट्रल और फेज पहले टच नहीं होगा, पहले अर्थ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लंबा है, अर्थ वाला पिन लंबा है, वो पहले घुस जाएगा, अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका फ्रिज है, फ्रिज का प्लग टॉप जैसे आप लगाने जाएंगे तो फ्रिज का अर्थ वायर पहले ही अर्थ वायर से कनेक्ट हो जाएगा, इस अर्थिंग से कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद न्यूट्रल फेज कनेक्ट होंगे। यानी कि सेफ्टी पहले दे दी जा रही है, अर्थ से आपकी फ्रिज अर्थिंग से पहले कनेक्ट हो जा रही है, फिर न्यूट्रल फेज कनेक्ट हो रहे हैं, ताकि अगर इसमें अवांछित धारा बह रही हो, कोई पकड़ ले तो उसको विद्युत झटका ना लगे। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा आप लोग। चलिए, तो ये हो गया आपका अर्थिंग ना होने के कारण जो खतरा होता है, और अर्थ हमको कैसे बचाती है ये भी आपको हम बता दिए। तो ये हर मशीन में होता है, क्योंकि फ्रिज का एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। आपका प्रेस में भी ऐसे 3 तार होगा, एक ये लाल, एक काला और एक हरा। लाल फेज हो जाएगा, काला न्यूट्रल हो जाएगा और हरा वाला अर्थिंग हो जाएगा। प्रेस में भी क्या रहता है, प्रेस में जो नीचे वाला बेस होता है उसको बोलते हैं सोल प्लेट। उस सोल प्लेट में
यानी कि बॉडी में अर्थिंग जो है, अर्थिंग का तार जोड़ दिया जाता है। और एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा कि अमूमन घरों में, गांव में खास तौर से लोग अर्थिंग के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, वो अर्थिंग नहीं बनवाना चाहते हैं, क्योंकि अर्थिंग बनवाने का खर्चा अलग आता है और अर्थिंग की देखभाल भी करनी पड़ती है। अब उसमें नमक, कोयला, चारकोल ये सब समय समय पर भरना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, ताकि अर्थ का रेजिस्टेंस कम से कम रहे। अर्थ का अगर रेजिस्टेंस कम से कम नहीं रहेगा तो उस अर्थिंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो गांव के लोग जो है वह अर्थिंग के प्रति अवेयर नहीं रहते हैं। अर्थिंग हमको कैसे सुरक्षा प्रदान करती है उसके प्रति अवेयर नहीं करते। जानते हैं गांव के लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल नहीं आता ना तो उसकी जगह अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, अर्थ लगा लेते हैं न्यूट्रल की तरह उस और काम चलाते हैं अपना। तो ये सब गलत तरीके हैं, इनसे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। शहरों वगैरह में या कोई कमर्शियल बिल्डिंग देखिए, कोई सरकारी बिल्डिंग देखिए, सब में प्रॉपर अर्थिंग होगी और प्रॉपर हर सॉकेट में जितने कमरे होंगे हर सॉकेट में अर्थ वायर जो है, जैसे न्यूट्रल फेज का एक वायर पूरे कमरे में जगह जगह दौड़ता रहता है हर कमरे में, वैसे अर्थ वायर भी हर कमरे में दौड़ा हुआ होता है और फाइनली वो ग्राउंड में जो अर्थिंग करी गई है उससे जुड़ा हुआ होता है। और ध्यान देना आप लोग जो है, ये अर्थिंग का सिंबल है, ठीक ना, इसको एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसको मिटाऊं। ये हो गया अर्थिंग ना होने के कारण खतरा। दूसरा पॉइंट बोलना है शॉर्ट सर्किट होना। शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या खतरा, शॉर्ट सर्किट हो गया तो खतरा खतरा है। फिर शॉर्ट सर्किट होने पर क्या खतरा, आग लग जाती है भाई। दूसरा खतरा है शॉर्ट सर्किट होना, SHORT, शॉर्ट सर्किट, CIRCUIT। शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या खतरा, पहले तो ये समझिए शॉर्ट सर्किट होता क्यों है। दो तार हैं, लीजिए दो तार लिया हमने, ये दोनों तार साथ साथ चल रहे हैं, एक न्यूट्रल एक फेज है, शॉर्ट सर्किट क्यों होगा। या तो ये दोनों तार का जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन का मतलब एक बार दिमाग में उठा लीजिए, PVC की जो कवर चढ़ी होती है उसी को इंसुलेशन बोला जाता है। इंसुलेशन मतलब अचालक आवरण। अचालक आवरण जो इन तारों के ऊपर चढ़ा हुआ है वो कमज़ोर है, कहीं या चूहे वगैरह ने काट दिया या कहीं से तार वगैरह डालते समय छिल गया था और जो है चिपक गया, आपस में चिपक गया तो शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया तो बहुत ही उच्च मान की विद्युत धारा उस समय प्रवाहित होगी। तो बहुत ही उच्च मान की विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अगर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लगे होंगे, जैसे फ्यूज नहीं लगा होगा या MCB नहीं लगा होगा, तो फिर तार जलने लगेगा, धूं धूं करके तार जलेगा, फिर मशीन जलेगी, मोटर जलेगा, जो भी इक्विपमेंट आपका होगा जलेगा। तो सेफ्टी इक्विपमेंट साथ में कहीं ना कहीं फ्यूज या MCB वगैरह लगा रहता है, जो कि जब इस शॉर्ट सर्किट होगा तो अत्यधिक मान की विद्युत धारा बहने लगेगी और MCB या फिर फ्यूज, MCB ट्रिप कर जाएगी, फ्यूज होगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, जल जाएगा, ये चीज़ होता है। तो शॉर्ट सर्किट होने का एक रीज़न और होता है कि भाई ये दो तार हैं, मैंने बोला एक न्यूट्रल है एक फेज है, दोनों में से मतलब सप्लाई चल रही है, ठीक है। अब क्या है कि ओवरलोड हो गया। ओवरलोड का मतलब ये दोनों तार की जितनी सहन शक्ति थी इन दोनों तारों से, मान लेते हैं इनमें से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने की सामर्थ्य थी, लेकिन हमने इनसे जो इन तारों से जो लोड जुड़ा था उस लोड को बढ़ा दिया और अभी इनमें 7-8 एम्पियर की धारा बहने लगी। जब 7-8 एम्पियर की धारा इन तारों में से बहेगी तो ये तार क्या होंगे, गर्म होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब तार वगैरह में से सप्लाई चलती रहती है तो ऐसे हाथ से पकड़ के ऊपर से देखिए उसका इंसुलेशन गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। लेकिन जिस तार की जितनी क्षमता होती है तो उतने पर उसके इंसुलेशन पर कोई, इंसुलेशन मतलब अचालक आवरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब निर्धारित क्षमता से अधिक मान की विद्युत धारा कुछ देर तक प्रवाहित हो जाती है तो इंसुलेशन आवरण जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्म होकर के इसे चिपक जाता है आपस में। जब चिपक जाएगा तुरंत ही न्यूट्रल फेज शॉर्ट हो गया और ब्लास्ट भड़ाम से मारेगा या फिर तार वार धुआं धुआं करके जलने लगेगा।
अगर सेफ्टी इक्विपमेंट आपने लगाया है, फ्यूज लगाया है या फिर एमसीबी लगाया है, फ्यूज लगाया है आपने तो फ्यूज ट्रिप कर जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, और एमसीबी लगाया हुआ है अगर आपने तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। चलिए, तो शॉर्ट सर्किट से होने वाला खतरा यही है कि आग वाग लग जाती है, घर में आग लग जाती है। ठीक, रात में भैया आप तो चले गए अपने घर, दुकान का शटर गिरा के, चूहा भाई आए काट दिए, शॉर्ट हो गया 2 तार, लग गई आग, क्योंकि आपने क्या किया था, सेफ्टी फॉलो ही नहीं किया है, फ्यूज लगाया ही नहीं है आपने। अगर लगाया भी है फ्यूज तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा तार बांध दिया है कॉपर का उसने फ्यूज में आपने, तो कहाँ से उड़ने वाला, ज़्यादा मोटा तार फ्यूज में बांधोगे तो कहाँ से उड़ेगा। फ्यूज में फ्यूज तार बांधा जाता है और निर्धारित रेटिंग का बांधा जाता है। एमसीबी लगाया ही नहीं है आपने, कहाँ से पता चलेगा। धुआं धुआं करके जितना माल रखा है दुकान में ले सब स्वाहा, सुबह आए दुकानदार पता लग चला सब स्वाहा हो गया, चूहा भैया ने काम कर दिया सारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको इन सब चीज़ों के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयर मतलब जागरूक रहना पड़ेगा। इसके बाद लीकेज धारा, अगला पॉइंट आता है लीकेज धारा। लीकेज धारा, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे लीकेज करंट, LEAKAGE, लीकेज करंट। हिंदी जो है अगर मैं बात करूंगा तो लीकेज को हिंदी में बोलेंगे ना रिसाव। क्या बोलेंगे, रिसाव। कहीं लीक होता रहता है, कहीं कोई चीज़, कहीं गैस लीक कर रही है, कहीं कोई लिक्विड लीक कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसाव हो रहा है। तो हिंदी इसका लीकेज का है रिसाव, रिसाव धारा या लीकेज करंट। तो लीकेज करंट के कारण क्या भैया खतरा होता है, ये सोचिए जरा, क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए, बताऊं। तो लीकेज करंट क्या है पहले तो ये समझिए। जैसे घर और में नल वगैरह की टोंटी में कभी देखिए जो है करंट आ जाता है। एक मिनट जरा, तो नल वगैरह की जो टोंटी होती है उसमें करंट आ जाता है, नल की पानी की जो पाइप चल रही है उनमें करंट आ जाता है। या कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि दीवार का जो प्लास्टर है इस पे, दीवार पे, इस पे ऐसे हाथ रखे दीवार पे तो करंट मार देता है। कहाँ से कैसे करंट आ जा रहा है, करंट आ रहा है, तार आपका कहीं ना कहीं जो है कट गया है। और देखो पानी की पाइप में करंट आने का रीजन है कि इलेक्ट्रिकल पाइप भी दीवारों में ही चल रही है, पानी की पाइप भी दीवारों के ही सहारे होकर चल रही है। अब क्या है कि जो तार है वह कहीं ना कहीं कटा है थोड़ा सा। अब दीवार में अगर नमी आ गई है, दीवार में, मैं क्या बोल रहा हूँ, दीवार में अगर नमी है और तार कहीं कटा है तो क्या होगा, बरसात वगैरह के सीजन में मॉइस्चर रहता है, पूरी दीवारों में सीलन रहता है। तब तार अगर कहीं कटा है तो दीवार में सीलन है तो दूर तक कवर करता है। आप लगाए ऐसे झन से मारेगा, ऐसे लगाए झन से करंट मारे, बहुत तेज तो नहीं मारेगा लेकिन मारेगा तो। ठीक है, तो ये लीकेज करंट है। या कहीं तार, आपका तार के ऊपर का जो इंसुलेशन आवरण है पार्शियली, बहुत हल्का जो है, कहीं किसी पानी की पाइप वगैरह से कहीं टच कर रहा है, बहुत पार्शियली हल्का हल्का करंट आ रहा है, ऐसे मार सकता है। या ये इस तरह के जो करंट होते हैं उनको लीकेज करंट कहा जाता है, लीकेज। अब आपको एक करंट, लीकेज करंट का एक एग्जांपल बताऊं बहुत तगड़ा, जो कि मेरे घर में स्वयं था और मैंने उसको रेक्टिफाई किया, 2 दिन में आइडेंटिफाई किया फिर रेक्टिफाई किया। जानते हैं क्या होता था, गांव में जो घर है हमारा उसमें, घर काफ़ी दूर में, गाँव के घर तो काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी दूर में होते हैं, तो पूरे घर में कहीं पर भी जाओ, पूरे घर में दीवार पर अगर हाथ लगाए तुरंत करंट मारे। मतलब बरसात का टाइम था, ये मैं बता दे रहा हूँ, बरसात का समय था, कहीं भी दीवार पर अगर छुए तो करंट मार दे रहा है। तो बहुत परेशान, कुछ समझ में ना आए, लाइन बंद कर दो तो करंट चला जाए, लाइन चालू कर दो तो फिर आ जाए। अच्छा भैया क्या किए कि जो है हम एक एक कमरों का लाइन बंद करते चले गए, एक एक कमरों का लाइन बंद करते चले गए। तो जिस कमरे, ऐसा हमको
मिला कि एक कमरा स्पेशल ऐसा मिला, उस कमरे की जब लाइन हम बंद किए तो करंट मारना बंद कर दिया। ठीक, तो अब इतना फॉल्ट आइडेंटिफाई हो गया, फॉल्ट इस कमरे से है। मतलब पहले एक कमरा का कैसे रेक्टिफाई करना समझ गया ना, एक कमरे का लाइन बंद करो, देखो वहाँ से ठीक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है चालू कर दो। दूसरा कमरा का लाइन बंद करो, फिर चेक करो फिर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो फिर ठीक है, करंट आ रहा है तो वहीं उसी कमरे से फॉल्ट है। अगर करंट नहीं आ रहा तो छोड़ दो, दूसरा कमरा आगे बढ़ो, अगले कमरे को चेक करो, ऐसे करते जाना है। माने कि जिस कमरे की लाइन बंद करने के बाद करंट आना बंद हो जाए तो समझ लो उसी कमरे में फॉल्ट है। अब उस कमरे में क्या फॉल्ट थी हम ढूंढते परेशान, समझ में ना आवे क्या समस्या। तो जानते हैं फॉल्ट कहाँ से मिली, जो पंखा लगा था सीलिंग फैन में ऊपर रबड़ का गुटका लगता है, तो जो चूल्हा लगा होता है लोहे का, उस चूल्हा से रबड़ का गुटका लगा होता है, तो रबड़ का गुटका उसमें लगा नहीं था, यानी कि पंखा का जो बॉडी था, जो मेन रॉड ऐसे निकला रहता है, चूल्हे से पूर्णतः कनेक्ट हो रहा था और पंखे में करंट आ रहा था। जब पंखा चला रहे थे तो पंखे में आ रहा था करंट। पंखे में करंट कैसे आ रहा था, कॉइल उसकी लीक कर रही थी, बाइंडिंग जो होती है वाइंडिंग लीक कर रही थी, उससे जो है उसके रॉड में करंट आ रहा था, उस रॉड के करंट से चूल्हा में करंट आ रहा था। चूल्हा से क्या हुआ कि छत में तो सरिया होती हैं, लोहे की रॉड होती हैं, पूरे छत में फैली हैं, तो उससे पूरे छत में जगह जगह जो है पूरा घर में जितनी जगह छत है सब जगह करंट फैल रहा है। फिर उसके बाद नमी की वजह से दीवारों में भी आ जा रहा है। तो इस तरह से हम जो है 2 दिन में बड़ा मेहनत किए तो फॉल्ट को पकड़ पाए कि यहाँ से फॉल्ट थी, फिर उसको जो है फॉल्ट को पंखा चेंज कर दिए, सब काम सही हो गया। ठीक है, तो लीकेज करंट के कारण इस तरह के खतरे होते हैं। लीकेज करंट में इतना है कि मतलब जान माल का खतरा नहीं होता है, बस थोड़ा मोड़ा झटका उटका लग जाता है बस। इसके बाद आइए खुला तार। अगला खतरा कौन सा है, खुला तार के कारण। तो खुला तार के कारण तो खतरा होता ही है, उसमें क्या बताएं, बेयर वायर, BARE बेयर वायर, यानी कि खुला तार। तो खुला तार, अब ये तार है ठीक है, खुला है, नंगा है, माने इसके ऊपर इंसुलेशन आवरण नहीं है, तब क्या होगा, ये तो सबके लिए खतरा है। तो ओवरहेड लाइन पर जो लाइन चलती रहती है, ओवरहेड लाइन क्या है, खुला तार ही है, नंगा तार ही चलता है। अंडरग्राउंड में जो चलता है जमीन के नीचे, उस पर तो इंसुलेशन रहता है, और जो कमरों में घरों में वायरिंग होता है उस पर भी इंसुलेशन रहता है। लेकिन जो ओवरहेड लाइन में यूज़ किया जाता है टोटल नंगा तार होता है। अब नंगा तार है, कोई व्यक्ति किसी भी कारण से उसके संपर्क में अगर आ गया तो आ गया, फिर करंट तो लगना है। व्यक्ति के बजाय जानवर आ सकता है, पक्षी आ सकते हैं, पक्षी तो आए दिन चपेट में आते रहते हैं, मरते रहते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि चिड़िया तो बैठी रहती है उस पर नहीं मरती है, ठीक है, लेकिन मरती भी है कभी कभी, ये भी देखिएगा। चिड़िया जो है उनका पैर तो ठीक है, पैर में खून नहीं होता है, सूखा होता है। कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं उनका पैर सूखा होता है, एज ए इंसुलेटर काम करता है। लेकिन कुछ ऐसी भी, वही चिड़िया कभी ऐसे उड़ते टाइम कहीं उनका पंख में ऊपर कहीं टच हो गया तार तो पड़ाक से ही मार देता है। तो ये चीज़ कह रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद खुला तार का हो गया। फिर फ्यूज ना होना, अगला खतरा है फ्यूज ना होना। फ्यूज ना होने के कारण क्या खतरा है, फ्यूज, FUSE, फ्यूज लगाए ही नहीं भैया। तो फ्यूज लगाए नहीं तो हम तो शुरू में बता दिए, उसी में आपको जब ये पढ़ा रहे थे शॉर्ट सर्किट, तो उसी में बता दिए फ्यूज नहीं है, तार आपने ऐसे जोड़ रखा है, अगर कहीं से चूहे भैया ने काट दिया, शॉर्ट सर्किट हुआ तो दुकान का सारा सामान स्वाहा। ठीक, या आपकी मशीन ओवरलोड हुई, किसी भी कारण से ओवरलोड हुई। जब मशीन ओवरलोड होती है तो फिर ज़्यादा करंट खींचती है। ओवरलोड होने से तात्पर्य समझ रहे हो कि नहीं? एक एग्जांपल बता दूं, चारा मशीन है, मोटर से चला रहे हो, चारा उसमें ठूंस दिए, ठीक, खचा खच काट रहा है, तुमको लग रहा है कि बहुत आराम से उड़ा दे रहा, लाओ और थोड़ा ठूंस दें उसमें, थोड़ा और डाल दिए, तो थोड़ा सा कांख के चलने लगा, स्पीड हो गई कम,
थोड़ा तुम्हारा और मन किया और घुसेड़ दिए, अब और कहाँ के चलने लगा, स्पीड हो गई और कम, तो उसमें क्या होगा, करंट ज़्यादा ले रहा है, अब अपनी रेटिंग से अधिक करंट ले रहा है। अगर सेफ्टी इक्विपमेंट लगा होगा, फ्यूज या फिर एमसीबी, तो थोड़ी देर में ट्रिप कर जाएगा एमसीबी या फ्यूज उड़ जाएगा। अगर कोई सेफ्टी उपकरण आप नहीं लगाए हैं तो थोड़ी देर बाद या तो मोटर जलेगी या तो तार वगैरह हीट होकर के चिपक जाएंगे आपस में, कुछ ना कुछ तो होगा। समझ गए होंगे बात आप हमारी, ओवरलोड होने से तात्पर्य क्या है। तो चलो, फ्यूज ना होना ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आएगा अगला है श्रम दक्षता संबंधी खतरे। तो इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको बताते हैं। इस क्लास के लिए बस इतना ही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और थोड़ा और बच्चों को आप लोग जोड़िए जो है। थैंक यू।